हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के पटेल एस अकेडमी। एस के पटेल एस अकेडमी की हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में मैं बी के पटेल हमेशा की भांति आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो भारत के प्राचीन इतिहास की अंतिम क्लास होने वाली है और आज का अपना टॉपिक है प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की शैलियाँ। एक्चुअल में यह जो आपका टॉपिक है वो भारतीय कला और संस्कृति के अंतर्गत आता है, जिसको अपन इतिहास के साथ ही साथ पढ़ते हैं। और जब भी भारतीय कला और संस्कृति की बात आती है, दो महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे हैं बेटा जहाँ से हमेशा से क्वेश्चन जो है वो बनता है। एक है मूर्ति निर्माण कला और एक है मंदिर निर्माण कला। मूर्ति निर्माण कला शैली हम पढ़ चुके हैं, पूर्व के क्लासेस में मैंने आपको पढ़ा चुका है, जिसमें हमने मुख्य रूप से गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का अध्ययन किया है, जिनका जो आपका शुरुआत है वो गौतम बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण के साथ होता है। आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण की शैलियाँ। जब भी कला और संस्कृति से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की क्लास जो है वो आपका आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मंदिर निर्माण की प्राचीन भारत में मुख्यतः 3 शैलियाँ जो हैं वो आपकी प्रचलित हैं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ठीक है, देखिए एक इमेज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ भारत में मंदिर निर्माण की शैलियाँ। ठीक है, कौन कौन सी शैली जो है हम पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे नागर शैली का। ठीक है, नागर शैली के बाद हम देखेंगे द्रविड़ शैली, और नागर शैली तथा द्रविड़ शैली दोनों का जो आपका मिश्रित रूप होता है बेटा, वो शैली कौन सी है, तो वो है आपकी बेसर शैली। तो 3 प्रमुख मंदिर निर्माण की शैलियाँ जो हैं आपको पढ़नी है: नागर शैली, द्रविड़ शैली और आपका बेसर शैली। ठीक है, ये नागर शैली भारत के किन क्षेत्रों में फैली है, कौन कौन से क्षेत्र में नागर शैली के मंदिर पाए जाते हैं, उसी प्रकार से द्रविड़ शैली का विस्तार किधर है, बेसर शैली कहाँ पाई जाती है, इनके मंदिरों के निर्माण की खासियत कैसी होती है, आधार कैसा होता है, शिखर कैसा होता है, मंडप कैसा रहता है, द्वार को क्या कहा जाता है, और भारत के कौन कौन से जो बड़े बड़े मंदिर हैं प्रमुख उदाहरण के रूप में वो किस शैली में बने हैं, हम इसी क्लास में जो है वो आपका देखते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो है अभी मंदिर देख पा रहे हैं, जैसे कि ये आपका दिखाई दे रहा है नागर शैली के मंदिर का एक उदाहरण है, ये द्रविड़ शैली के मंदिर का एक उदाहरण है, और ये बेसर शैली के मंदिर का उदाहरण है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, सभी मंदिर आपका कमोबेश एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन इस क्लास के अंत तक आप मंदिर निर्माण की जो आपकी शैलियाँ होती हैं उसको समझने में और समझाने में पूर्णतः जो है वो आपके सक्षम हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे अगर आएगा तो वो आपसे नहीं छूटने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंदिर निर्माण की शैलियाँ पढ़ने से पहले एक सामान्य जानकारी के रूप में आपको किसी भी मंदिर की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी जो आपका मंदिर रहता है उस मंदिर के प्रमुख भाग क्या होते हैं, उन भागों के बारे में अपन समझते हैं। उसके बाद हम आपका नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के ऊपर जाएंगे। तो जैसे आपके समक्ष एक उदाहरण के रूप में मैंने मंदिर का स्ट्रक्चर जो है वो आपका खड़ा किया हुआ है। अब इसमें समझते हैं कि कौन सा भाग क्या कहलाता है। देखिए, कोई भी मंदिर की जो शुरुआत होती है ना, वो उसके प्रवेश द्वार से होती है। ठीक है, सबसे सामने में क्या रहता है, प्रवेश द्वार। अब सामान्य रूप से मैं इसको प्रवेश द्वार कह रहा हूँ, अलग अलग शैलियों में इसका नाम जो है वो आपका बदल जाता है जो प्रवेश द्वार होता है। तो ठीक है, उसके बाद प्रवेश द्वार के बाद आपने अधिकांशतः देखा होगा कि जो बड़ा मंदिर रहता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या रहती है, ज़्यादा, उसके सामने एक या एक से अधिक कुछ छोटे छोटे मंदिर भी रहते हैं, उनको कहा जाता है मंडप। ठीक है, तो मंडप की जो आपकी संख्या है वो एक भी होती है और एक से अधिक भी होती है। सामान्यतः उत्तर भारत में मंडप की संख्या एक होती है, कई जगह एक से अधिक भी होता है। ठीक है, तो शुरुआती जो आपका हिस्सा है बेटा, शुरुआती हिस्सा जहाँ से अपन एंटर करते हैं सीढ़ियों के माध्यम से, जो चौखट वाला हिस्सा रहता है वो क्या कहलाता है, द्वार, है ना। ये मंदिर का सबसे शुरुआती हिस्सा हो गया, द्वार। उसके बाद जो क्षेत्र जो रहता है एक हॉलनुमा संरचना के रूप में रहता है, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, जहाँ पे आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वो हवन वगैरह कर सकते हैं, पूजा अनुष्ठान वगैरह कर सकते हैं, वो क्षेत्र ये कहलाता है मंडप। ठीक है, तो मंडप मैंने कहा एक भी होता है, एक से अधिक भी होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाला एरिया क्या होता है, आपका मंडप। ठीक है, उसके बाद ये मुख्य मंदिर आता है
और मुख्य मंदिर में सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ नीचे से। मुख्य मंदिर में जहाँ पे कोई भी जिस भी आपका भगवान का मंदिर रहता है, जहाँ पे देवी देवता विराजते हैं, उसको कहा जाता है मंदिर का गर्भगृह। क्या कहलाता है ये? मंदिर का गर्भगृह कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे देवी देवता जो है वो विराजमान होते हैं। अब ये मंदिर जो है इस प्रकार से ऊपर उठता है शिखर के रूप में। तो मंदिर का जो ऊंचाई लिया हुआ संरचना रहता है, आधार से लेकर के शीर्ष तक की जो आपकी संरचना रहती है, वो मंदिर का क्या कहलाता है? तो ये मंदिर का कहलाता है शिखर। ठीक है, मंदिर का क्या कहलाएगा? ये आपका शिखर कहलाएगा। ठीक है, फिर मंदिर जो है आधार से ऊपर उठते हुए जहाँ शीर्ष पर पहुँचने वाली रहती है, आपने देखा होगा एक गोलाकार जो है संरचना रहती है। इस प्रकार से मंदिर उठा, फिर उसमें ऊपर जो है एक टेबल जैसे, राउंड टेबल जैसा गोलाकार जो है आपका संरचना रहता है। ये संरचना जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे मैं माउस का कर्सर जो है वो आपका घुमा रहा हूँ, वो आमलक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आमलक कहलाता है। फिर इस आमलक के ऊपर फिर से गुंबदनुमा संरचना, थोड़ी सी शंक्वाकार संरचना। ठीक है, ये देखो मंदिर हमेशा जो है ऊपर की ओर जाते हुए कोनिकल शेप में हो जाता है, शंक्वाकार संरचना में जो है वो मंदिर जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस आमलक के ऊपर जो है क्या रहता है? कलश, है ना। कलश जो मंदिर की जो है आपका प्राण प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, कलश। और कलश के ऊपर क्या रहता है? ध्वजा। ठीक है, कलश के ऊपर क्या रहता है? आपका ध्वज। तो यह एक सामान्य मंदिर की सामान्य संरचना आप समझ सकते हैं। द्वार, है ना, द्वार के बाद जहाँ पे पूजा अनुष्ठान वगैरह होते हैं, हवन वगैरह होते हैं, जहाँ पे आप बैठ के भजन कीर्तन कर सकते हैं, वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मंडप, जो एक या एक से अधिक भी हो सकता है, जहाँ पे देवी देवता विराजमान होते हैं। मुख्य जो आपका भवन होता है मंदिर का, है ना, वो क्या कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है। फिर ये ऊपर की ओर जब शिखर की ओर उठता है तो कोनिकल शेप में या आपका शंक्वाकार आकृति में ऊपर की ओर उठता है, जो मंदिर का क्या कहलाता है? शिखर। शिखर के ऊपर जो आपका राउंड टेबल जैसी संरचना रहती है, गोलाकार एक आधार बन जाता है शिखर के ऊपर, वो क्या कहलाता है? आमलक। आमलक के ऊपर रहता है कलश, और कलश के ऊपर रहता है ध्वज। ठीक है, अब यहीं से मंदिर निर्माण की शैलियों को हम समझेंगे। ठीक है, नागर शैली का द्वार कैसा रहेगा, क्या कहते हैं उस द्वार को, उसी प्रकार से उस द्वार को द्रविड़ शैली में, बेसर शैली में क्या कहा जाएगा, मंडप की संरचना कैसी होगी, शिखर की संरचना कैसी होगी, इसी को समझते हुए जाना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। और सबसे पहले तो समझते हैं कि ये जो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, इन मंदिर निर्माण की 3 शैलियों का भारत में विस्तार कहाँ कहाँ पे है। अर्थात ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ जो हमने 3 शैलियाँ अभी देखी, द्रविड़, आपका नागर, द्रविड़ और आपका बेसर। ठीक है, ये भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो इसके लिए भारत को जो है 3 भागों में अपन बांट के अध्ययन करते हैं। अगर हम देखें तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है भारत का, ये वाला आपका ऊपर वाला हिस्सा, जिसमें उत्तर भारत और मध्य भारत, उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत, ठीक है, इसको हम एक हिस्सा मान लेते हैं। ठीक है, उत्तर एवं मध्य भारत। ठीक है, उसके बाद उत्तर एवं मध्य भारत के बाद जो ये महाराष्ट्र वाला जो आपका एरिया दिखाई दे रहा है आपको, और महाराष्ट्र के साथ साथ जो आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, कर्नाटक वाला जो आपका एरिया है, इसको अपन दक्कन क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, ये दक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, तो इसको अपन दक्कन क्षेत्र के रूप में मान सकते हैं। तो एक लाइन में यहाँ पे खींच दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र से लेकर के छत्तीसगढ़ को छोड़ देना, आप छत्तीसगढ़ को मध्य भारत में आप या उत्तर भारत में गिनना, उड़ीसा को भी छोड़ देना, और आप आंध्र प्रदेश को ले लेना। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो आपका हिस्सा हुआ, ये उत्तर एवं मध्य भारत कहलाएगा, जहाँ पे मैंने आपका स्टार किया। फिर उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा, बीच तो नहीं है एक्चुअल में, ये नीचे वाला दक्षिण ही है, लेकिन अपन दक्षिण को 2 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। एक तो सुदूर दक्षिण सबसे नीचे, और एक दक्षिण से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से मैंने कहा कौन कौन सा हमारा राज्य आ रहा है, तो इसमें कर्नाटक आ रहे हैं, और आपका महाराष्ट्र आ रहा है, कर्नाटक, और आपका आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये बीच वाला जो आपका एरिया है, ठीक, इसमें आप दक्षिणी कर्नाटक को छोड़ देना, और दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश है उसको भी आप छोड़ देना, क्योंकि उसको अपन नीचे के हिस्से में मान करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बीच वाला जो आपका हिस्सा है, ये हो गया
दक्कन क्षेत्र, और सबसे नीचे वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है वो हो गया आपका दक्षिण क्षेत्र। उत्तर और मध्य जो आपका क्षेत्र है, यहाँ के अधिकांश मंदिर किस शैली में बने हैं? नागर शैली में। जो आपका ये दक्कन के पठार वाला एरिया है, दक्कन क्षेत्र है, यहाँ के अधिकांश मंदिर जो है वो आपका बेसर शैली में बने हैं, और बहुत कम है बेसर शैली एक्चुअल में। और दक्षिण के जो मंदिर हैं ये किस शैली में निर्मित हैं? तो ये निर्मित हैं द्रविड़ शैली में। देखिए मुख्यतः दो शैलियाँ हैं, उत्तर भारत की शैली नागर शैली है और दक्षिण भारत की शैली द्रविड़ शैली है। उत्तर भारत की शैली क्या है? नागर शैली, और दक्षिण भारत की शैली क्या है? द्रविड़ शैली। इन दोनों का जो मिश्रित रूप है वो कहलाता है बेसर शैली। ठीक है। उत्तर भारत में अधिकांश जो आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया, इस क्षेत्र के जितने भी आपके मंदिर हैं, इन सभी मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। फिर ये दक्कन वाले क्षेत्र में जो आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, और आपका कर्नाटक में उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र, आपका आंध्र प्रदेश में उत्तरी आंध्र प्रदेश वाला जो आपका एरिया है, ठीक है, वो बेसर शैली में जो है वो आपका वहाँ के मंदिरों की जो है वो खासियत है वो देखने को मिलती है। और जो दक्षिण वाले क्षेत्र हैं, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, दक्षिणी आंध्र प्रदेश हो गया, दक्षिणी कर्नाटक वगैरह हो गया, ये क्षेत्र में जो शैली है वो कहलाती है द्रविड़ शैली। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, नागर शैली पहले आई है, ठीक है, उसके बाद द्रविड़ शैली आई, और इन दोनों का मिक्स रूप क्या कहलाया? आपका बेसर शैली कहलाया। तो एक एक शैली को हम देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपका नागर शैली से। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, एग्जाम में कभी कभार जो इनका विस्तार है ये उत्तर, मध्य, दक्कन, दक्षिण ऐसा ना दे करके नदियों के माध्यम से या प्राकृतिक रूप से भी विस्तार पूछ सकता है। तो आप एक विस्तार ऐसा याद रख सकते हो कि हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक, कहाँ से कहाँ तक? हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक का जो आपका क्षेत्र है वहाँ पे नागर शैली का विस्तार है। फिर विंध्याचल से लेकर के कृष्णा नदी तक का जो आपका क्षेत्र है, विंध्याचल से लेकर के कृष्णा नदी तक का जो आपका क्षेत्र है वहाँ पे बेसर शैली का विस्तार है। और कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो आपका क्षेत्र है, कृष्णा से कन्याकुमारी, वहाँ पे है आपका द्रविड़ शैली। एक बार मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, नागर शैली का विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो नागर शैली का विस्तार आप मान लेंगे हिमालय पर्वत से कहाँ तक? विंध्याचल पर्वत तक, है ना, हिमालय से विंध्याचल तक। ठीक है। जिन लोग इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनको थोड़ा विंध्याचल ट्रेस करने में दिक्कत आ रहा होगा, आगे आप पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। और हिमालय पर्वत तो आप जानते ही हो, ठीक। उसके बाद विंध्याचल से लेकर के कृष्णा नदी तक, विंध्याचल पर्वत से लेकर के दक्षिण में कौन सी नदी तक? कृष्णा नदी तक जो है वो आपका बेसर शैली का जो है विस्तार देखने को मिलेगा। फिर कृष्णा से लेकर के कन्याकुमारी अंतिम छोर तक कौन सी शैली? आपका द्रविड़ शैली। तो आपको जाना है कृष्णा नदी से कहाँ तक बेटा? कन्याकुमारी। कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक कौन सी शैली का विस्तार है? आपका द्रविड़ शैली का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, इसको अपन टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते चलते हैं। एक साथ मैंने पूरा का पूरा नागर शैली बता दिया या बेसर शैली या द्रविड़ शैली, तो थोड़ा सा याद करने में जो है वो आपका दिक्कत आती है। सबसे पहले बात करते हैं ये नागर शैली के जो आपके मंदिर दिखाई दे रहे हैं, बेसर शैली के और द्रविड़ शैली के, इसकी संरचना पे अपन बाद में जाएंगे। पहले देखते हैं कि नागर शैली या बेसर शैली या द्रविड़ शैली की मंदिर निर्माण शुरुआत कब से हुई। ठीक है। तो नागर शैली के मंदिर निर्माण की जो आपकी शुरुआत है, ठीक है, ये शुरुआत हो जाती है बेटा 4वीं शताब्दी में, है ना। 4वीं शताब्दी के आसपास नागर शैली का जो है जन्म होता है। उसी प्रकार से अगर हम बेसर शैली की शुरुआत देखें और द्रविड़ शैली की शुरुआत देखें तो ये दोनों शैलियाँ जो हैं वो 8वीं शताब्दी में जो है अस्तित्व में आई, या 8वीं शताब्दी में जो है इनका उदय होता है। तो ये एक फैक्चुअल डेटा है जो आप याद रख सकते हैं कि नागर शैली पहली आई है, कब आई है? 4वीं शताब्दी में, और जो बेसर शैली है और द्रविड़ शैली है ये दोनों जो है वो आपका 8वीं शताब्दी में इसका जो है जन्म हुआ है। और बेसर शैली एक्चुअल में मिश्रित शैली है, किसका किसका? नागर और द्रविड़ का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मंदिर निर्माण की किस शैली के ऊपर? नागर शैली के ऊपर।
ठीक है। उत्तर भारत, मध्य भारत के आपके अधिकांश मंदिर, इवन छत्तीसगढ़ के जो आपके सभी मंदिर हैं, उनका निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में हुआ है। अभी मंदिरों के उदाहरण के साथ भी मैं इसको आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो नागर शैली होती है, इस नागर शैली की खासियत क्या होती है, ठीक है। तो खासियत देखिए, सबसे पहले ये बात आती है कि इस शैली को नागर शैली क्यों कहा जाता है। इसको नागर शैली इसलिए कहा जाता है बेटा, क्योंकि इस शैली में मंदिरों का जो आपका निर्माण है वो नगरों में सबसे पहले हुआ। नगरों में इन मंदिरों का निर्माण होने के चलते इस शैली का नाम क्या हो गया? नागर शैली, ठीक है। अब नागर शैली की अगर विशेषता देखी जाए तो नागर शैली में मुख्यतः क्या रहता है? एक तो मुख्य मंदिर रहता है और एक आपका मंडप। एक मुख्य मंदिर रहेगा और एक क्या रहेगा? आपका मंडप। लेकिन मैंने कहा मंडप एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मानक के रूप में मैं आपको एक मंडप के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के आधार की। सबसे नीचे क्या रहता है बेटा? आपका मंदिर का आधार, ठीक है। तो नागर शैली की विशेषता ये है कि ये जो मंदिर है ये वर्गाकार आधार पे निर्मित रहता है, ठीक है। ये आधार सामान्यतः कैसा रहता है बेटा? ये आधार रहता है वर्गाकार। वर्गाकार आधार पे ये मंदिर खड़ा होता है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं मंदिर के गेट से, या मंदिर का क्या कहा जाए? आपका प्रवेश द्वार। तो नागर शैली में जो मंदिर बने होते हैं उस मंदिर का प्रवेश द्वार कहलाता है बेटा तोरण द्वार। नागर शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तोरण द्वार। नामों को याद रखते जाना, है ना। आधार कैसा है? तो वर्गाकार है। प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो तोरण द्वार कहलाता है। तोरण द्वार या प्रवेश द्वार जैसे ही आप क्रॉस करेंगे वैसे ही पूजा अनुष्ठान का क्षेत्र आता है। क्या आता है? मंडप। और मंडप से भीतर आप जाएंगे तो जहाँ पे भगवान देवी देवता विराजमान रहते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो क्षेत्र कहलाता है गर्भगृह, ठीक है। इसके बाद जो मुख्य मंदिर है इस प्रकार से ऊपर शंक्वाकार आकृति में ऊपर उठता है, ठीक है। जिसको क्या कहा है मैंने? इसको कहा जाता है कि आपका शिखर। शिखर के ऊपर फिर से ये गोलाकार जो आपका आधार बनता है ये क्या कहलाता है? आमलक। उसके ऊपर कलश और कलश के ऊपर क्या रहता है? ध्वजा, ठीक है। तो एक खासियत आपने जाना कि नागर शैली के मंदिरों का आधार वर्गाकार रहता है। इसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तोरण द्वार कहलाता है। अब जो मुख्य खासियत रहती है नागर शैली में जो आपको ट्रेस करना है वो उसके शिखर की। नागर शैली का जो शिखर रहता है बेटा इसको रेखीय शिखर कहा जाता है। रेखीय शिखर मतलब ये इस प्रकार से आप आधार से लेकर के शीर्ष तक जाएंगे तो एक रेखा के रूप में शिखर रहता है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता, लीनियर रहता है। एक रेखा के रूप में ऐसा शिखर रहता है, ठीक है। और वृत्ताकार रहेगा, ऐसा गोलाकार बोल सकते हो इस प्रकार से। 3D तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन आप एक मंदिर इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा गोलाकार रहेगा और रेखीय रहता है। खंड खंड में नहीं रहता, कैसा रहता है? आपका रेखीय रहता है, ठीक है। तो नागर शैली की प्रमुख विशेषता हो गई कि शिखर कैसा रहता है? आपका रेखीय शिखर रहता है। उसके बाद ये जो मंदिर होते हैं ये सामान्यतः एक मंजिला होते हैं। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं एक मंजिला होते हैं, जिसके चलते इस शैली के मंदिरों की जो ऊंचाई होती है बेटा वो होती है कम। याद रहेगा, अभी तुलना करेंगे इसको द्रविड़ शैली से, ठीक है। तो इसका जो आपका शिखर रहता है वो कैसा रहता है? रेखीय रहता है। सामान्यतः ये कैसे रहते हैं? एक मंजिला रहते हैं, जिसके चलते इनकी जो ऊंचाई होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है? कम। किसके सापेक्ष मैं बोल रहा हूँ? अभी द्रविड़ शैली बताने वाला हूँ। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर रहते हैं ना वो कई मंजिला होते हैं, ठीक है। मतलब एक से अधिक मंजिल रहते हैं, जिसके चलते उनकी ऊंचाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उसकी तुलना में देखोगे तो नागर शैली के जो मंदिर रहते हैं वो सामान्यतः एक मंजिला रहते हैं, जिसके चलते उनकी ऊंचाई क्या रहती है? कम। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको मैं इसी आपका इमेज में नोटेट कर देता हूँ। इमेज के माध्यम से याद रखेंगे, बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा आधार। नागर शैली में मंदिर का आधार कैसा रहेगा? नागर शैली में मंदिर का आधार कैसा रहता है? वर्गाकार रहता है, ठीक है।
उसके बाद मैंने कहा जो आपका प्रवेश द्वार रहता है, प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तोरण द्वार। प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा? मंडप रहेगा। फिर मुख्य मंदिर में जहाँ पे भगवान विराजेंगे वो क्या रहेगा? आपका गर्भगृह। मेन जो आपको खासियत याद रखना है वो किसके बारे में याद रखना है? शिखर, मंदिर के शिखर के बारे में। शिखर क्या होता है मैंने बता दिया आपको। शिखर के बारे में खासियत याद रखना है कि नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उनका शिखर कैसा रहता है? रेखीय रहता है। और कैसी मंदिर रहती है? तो सामान्यतः एक मंजिला मंदिर रहता है। ठीक है, जिसके चलते इन मंदिरों की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है? कम। क्लियर है? ठीक है, तो याद रखेंगे नागर शैली वर्गाकार आधार में निर्मित होती है। प्रवेश द्वार तोरण द्वार कहलाता है। शिखर रेखीय रहता है। सामान्यतः एक मंजिला मंदिर रहता है जिसके चलते ऊंचाई क्या होती है? कम। उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश मंदिर जो है वो नागर शैली में ही निर्मित है। तो चलिए इसका उदाहरण जो है वो देखते चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एक खासियत तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। विस्तार जो है इसका मैं सबसे शुरुआत में बताया है कि नागर शैली का जो आपका विस्तार है, आप प्राकृतिक दृष्टि से बोलो तो आप हिमालय से लेकर के कहाँ मान सकते हो? हिमालय से लेकर के विंध्याचल मान सकते हो। और शुरुआत कब से मानना है नागर शैली का? 4वीं सदी में, 4वीं शताब्दी में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। अब बात करते हैं नागर शैली के प्रमुख मंदिर। तो इंडिया के मैप से इसको मैं जो है वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने केवल जो है वो उत्तर एवं मध्य भारत को लिया है क्योंकि नागर शैली का जो मेन विस्तार, देखो अपवाद हर जगह मिलेंगे आपको, है ना, अपवादों पे नहीं जाना है। मुख्य रूप से आप देखोगे तो उत्तर भारत और मध्य भारत में जो मंदिर हैं, अधिकांश मंदिर किस शैली में है? वो आपके नागर शैली में है। तो प्रमुख प्रमुख मंदिर को मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है वो महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से मैं आपको राजस्थान का एक मंदिर बताऊंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो है आपका फेमस मंदिर देखेंगे। जो हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा के जो आपके बहुत फेमस मंदिर जो हैं वो सभी इसी शैली में बने हुए हैं। और हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के मंदिरों को अपन जो है देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ से ही शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का मैप आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ छत्तीसगढ़ वाले जो आपका एरिया है इसमें छत्तीसगढ़ के लगभग सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। चाहे वो कवर्धा का भोरमदेव मंदिर हो, चाहे वो खरौत का लक्ष्मणेश्वर मंदिर हो, चाहे वो सिरपुर का आपका लक्ष्मण मंदिर हो, चाहे बस्तर क्षेत्र के जो है आपके मंदिर हो, सभी मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में हुआ है। तो कुछ उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रखना है। कवर्धा का भोरमदेव मंदिर, कवर्धा का भोरमदेव मंदिर, खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर या इसको लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। तो खरौद का लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, और एक और उदाहरण लिख देता हूँ, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। याद है ना, जो पूर्णतः किससे बना है? लाल ईंटों से जो है वो आपका बना है ना। तो चाहे कवर्धा का भोरमदेव मंदिर हो, भोरमदेव तो फेमस है। भोरमदेव की तुलना किससे करते हैं? खजुराहो से करते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कौन कहलाता है? कवर्धा का भोरमदेव मंदिर, क्योंकि खजुराहो भी उसी नागर शैली में बना है और भोरमदेव भी उसी नागर शैली में बना है। तो चलिए खजुराहो को अपन देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर जो कहाँ है आपका? खजुराहो में। ठीक है, उड़ीसा के जितने भी फेमस मंदिर हैं, ठीक है, चाहे वो पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो, चाहे वो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, चाहे वो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर हो, ये सभी किस शैली में बने हुए हैं? तो आपके नागर शैली। तो उड़ीसा में आप याद रखेंगे पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और
भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही फेमस हैं, केवल मैं उन मंदिरों को उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चाहे पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर हो, ये सभी किस शैली में बने हुए हैं? आपके नागर शैली में। उसी प्रकार से राजस्थान में बहुत फेमस है, आपने कई बार नाम सुना होगा, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, तो माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी किस शैली में बना हुआ है? तो ये भी नागर शैली में बना हुआ है। तो नागर शैली के प्रमुख उदाहरण के रूप में मध्य प्रदेश में खजुराहो के जो मंदिर हैं वो याद रखना आप। छत्तीसगढ़ के सभी मंदिर जो हैं वो आपके नागर शैली में बने हुए हैं, चाहे कवर्धा का भोरम देव हो, चाहे करौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर हो, चाहे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर हो, राजस्थान में माउंट आबू के दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो, चाहे उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, चाहे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर हो, ये सभी का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। तो आई होप आप नागर शैली अब अच्छे समझ गए होंगे। नागर शैली के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। मंदिर निर्माण की अगली जो हमारी प्रमुख शैली है वो है आपकी द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ नाम से स्पष्ट है कि ये किस क्षेत्र की शैली होगी? तो ये मुख्यतः दक्षिण भारत की जो है वो आपकी शैली है। मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, आपका दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक वाला जो आपका क्षेत्र है, जैसा कि मैंने आपके ऊपर मैप में समझाया, तो उन क्षेत्रों में जो है कि जो आपके मंदिर हैं, ठीक है, मुख्य रूप से जो आपके मीनाक्षी मंदिर हैं, बालाजी मंदिर हैं, महाबलीपुरम के मंदिर हैं, बृहदेश्वर मंदिर हैं, ये सभी प्रमुख मंदिर दक्षिण भारत के किस शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली। अब द्रविड़ शैली की खासियत क्या होती है? तो चलिए इसको भी एक मैप के माध्यम से हम समझते हैं, एक इमेज के माध्यम से हम समझते हैं। तो द्रविड़ शैली में जो आपका आधार होता है, अगर हम नागर शैली से इसको तुलना करते हुए चलें तो ये जो आधार होता है बेटा, ये आयताकार होता है। ठीक है, नागर शैली में आधार क्या था? वर्गाकार सामान्यतः, है ना। और द्रविड़ शैली में थोड़ा लंबा रहता है, मंदिर थोड़े से लंबे रहते हैं। मंदिर लंबे क्यों हो जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो इनका जो आपका आधार रहता है, इनका आधार वर्गाकार ना हो करके इनका आधार क्या हो जाता है? आयताकार, क्योंकि मंदिर थोड़ा लंबा रहता है, लंबाई लिए हुए। क्यों लंबाई लिए हुए रहता है? क्योंकि ये मंदिर के जो द्वार होते हैं द्रविड़ शैली के, ये द्वार लगभग मंदिर जैसे ही भव्य और आकर्षक बनाए जाते हैं। ये देखिए इमेज में ये मुख्य मंदिर है और ये देखो ये द्वार है, तो द्वार भी जो है वो आपका लगभग मंदिर जैसा ही भव्य और आकर्षक बनाया जाता है। और दक्षिण भारत के या द्रविड़ शैली के मंदिरों के जो द्वार होते हैं उसको गोपुरम कहा जाता है। द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम। नागर शैली के जो मंदिर होते थे, उत्तर भारत के जो मंदिर होते थे, उसका द्वार तोरण द्वार कहलाता है। जबकि दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के जो आपके मंदिर होते हैं उनका द्वार क्या कहलाता है? गोपुरम होता है। ये गोपुरम को बड़ा ही भव्य और आकर्षक बनाया जाता है। पहले आप गोपुरम एंटर करेंगे, ठीक है, उसके बाद मुख्य मंदिर तक पहुंचेंगे, लेकिन गोपुरम जो है वो मंदिर की खासियत बन जाती है, मंदिर का आकर्षण का केंद्र बन जाता है आपका गोपुरम। ठीक है, गोपुरम एंटर करने के बाद जो है आपका एक लंबा सभा भवन जैसा रहता है जिसको आप मंडप मान सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा खंभों की जो है वो आपकी कतार रहती है। ठीक, बीच में पूजा अनुष्ठान, हवन वगैरह कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका मंडप रहता है, कई जगह केवल मंडप रहता है, कई जगह महामंडप रहता है। इस तरह से गुंबदनुमा और आकृति भी रहती है। ठीक है, तो ये महामंडप भी रहते हैं और मंडप भी रहते हैं। इसके चलते इस जो आपकी लंबाई है मंदिर की वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके बाद जो है मुख्य मंदिर में पहुंचते हैं अपन, और मुख्य मंदिर में जाहिर सी बात है जहाँ पे भगवान विराजते हैं वो जगह क्या कहलाता है? आपका गर्भगृह कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है इस मंदिर के शिखर की खासियत के बारे में। तो ये जो मंदिर होते हैं इनके शिखर की खासियत ये रहती है कि ये रेखीय नहीं रहते। नागर शैली के मंदिर कैसे रहते थे? रेखीय रहते थे। ये ऐसे सीढ़ी नुमा रहते हैं। आप दक्षिण भारत के कोई भी मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ये ऐसे सीढ़ी नुमा रहते हैं। इसको पिरामिड नुमा भी बोला जाता है, प्रिज्म आकार का भी बोला जाता है, सीढ़ी नुमा भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक तो अंतर ये हो गया कि नागर शैली के मंदिरों का जो आपका शिखर रहता है वो रेखीय रहता है,
जबकि द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो आपका शिखर रहता है वो सीढ़ीनुमा रहता है, पिरामिड आकार का जो है वो आपका रहता है। साथ ही साथ ये जो मंदिर होते हैं ये आपका कई मंजिलों में होते हैं, जिसके चलते इनकी जो ऊंचाई रहती है वो क्या रहती है, अधिक। तो ये दोनों तुलना हो गया आपका नागर शैली का और किसका, द्रविड़ शैली का, कि नागर शैली के शिखर रेखीय रहते हैं जबकि द्रविड़ शैली के शिखर सीढ़ीनुमा रहते हैं। नागर शैली के जो मंदिर रहते हैं सामान्यतः एक मंजिला रहते हैं, जिसके चलते उनकी ऊंचाई कम रहती है, जबकि द्रविड़ शैली के जो मंदिर रहते हैं वो बहुमंजिला रहते हैं, जिसके चलते इनकी ऊंचाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? ठीक है। तो चलिए जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको मैं फिर से यहाँ पे एनोटेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ उनको। ठीक है, समझते चलिएगा इसको। ठीक है, तो आधार आपको क्या याद रखना है, आधार आप याद रखिए कि इनका जो आपका आधार रहता है वो कैसा रहता है, आयताकार। ठीक है, द्रविड़ शैली के जो आपके मंदिर रहेंगे इनका आधार कैसा रहता है, आयताकार। इनका जो प्रवेश द्वार है, इधर से प्रवेश द्वार बता रहा हूँ ना इस प्रकार से, इनका जो प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है, गोपुरम। तो प्रवेश द्वार याद रखना क्या कहलाता है, गोपुरम, जो कि भव्य और आकर्षक रहता है। उसके बाद का एरिया मंडप, मंडप के अलावा कई मंदिरों में महामंडप भी होते हैं। उसके बाद जहाँ पे भगवान विराजेंगे वो जगह जो है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका गर्भगृह। ठीक है, तो आप गर्भगृह याद रखना। और मेन जो आपको याद रखना है किसके बारे में, शिखर, कि द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर कैसे रहते हैं, सीढ़ीनुमा रहते हैं या फिर पिरामिड, है ना, या फिर कैसे रहते हैं, तो पिरामिड नुमा रहते हैं। ठीक है, और याद रखना है कि ये बहुमंजिला होते हैं और बहुमंजिला होने के कारण इन मंदिरों की ऊंचाई जो होती है वो नागर शैली के मंदिरों की तुलना में क्या रहती है, अधिक रहती है। ऊंचाई क्या रहती है, अधिक। अब जैसे हमने नागर शैली के मंदिरों के उदाहरण देखे वैसे ही हम द्रविड़ शैली के मंदिरों के भी उदाहरण देखते हैं मैप के माध्यम से। तो भारत, आप मैप देख पा रहे होंगे इंडिया का, और इंडिया में मुख्यतः अपने को दक्षिण को फोकस करना है। दक्षिण में मुख्यतः केरल को, तमिलनाडु को, दक्षिणी आंध्र प्रदेश को और दक्षिणी कर्नाटक, ये वाला जो आपका एरिया है यहाँ पे जो है वो आपके अधिकांश मंदिर जो है उनका जो आपका निर्माण है किस शैली में हुआ है, आपका द्रविड़ शैली में हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं तमिलनाडु के मंदिर बताता हूँ, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का एक जो फेमस मंदिर है बालाजी मंदिर, उसके बारे में बताऊंगा। तो तमिलनाडु में जितने भी आपके मंदिर हैं, ठीक है, चाहे वो मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर हो, चाहे तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है, या उसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, या फिर महाबलीपुरम के जो 7 रथ मंदिर हैं जिसको सप्त पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी जिनको जो मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला है वो कौन सा है, आपका द्रविड़ शैली। आंध्र प्रदेश में फेमस तिरुपति का जो आपका बालाजी मंदिर है ये भी किस शैली में है, तो ये भी बना है आपका द्रविड़ शैली में। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश में तिरुपति का बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश में तिरुपति का बालाजी मंदिर। तमिलनाडु में याद रखेंगे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, बहुत फेमस है ये सभी मंदिर हैं, है ना, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। और महाबलीपुरम के सप्त पेगोड़ा, या बोल सकते हो महाबलीपुरम के रथ मंदिर। ठीक है, तो ये सभी जो है वो आपके द्रविड़ शैली के मंदिरों के प्रमुख जो है वो आपके उदाहरण हैं। ठीक है, और शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिक्स्ड फॉर्म है, जो मिश्रित रूप है, वो कहलाता है बेसर शैली। हालांकि बेसर शैली का विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम हुआ है, बहुत कम मंदिर मिलते हैं इस शैली के, लेकिन कुछ हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगा मैं, और कैसे ये मिक्स्ड रूप में होता है उसको देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसर शैली। ठीक है, तो बेसर शैली में मैं लिख के आपको समझाता हूँ
कि इस बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। अगर किसी जगह मान लीजिए, इसका एक अन्य नाम भी आप याद रखना, बेसर शैली को चालुक्य शैली या दक्षिणापथ शैली भी कहा गया है कई जगह, है ना। किस शैली के नाम से भी जानते हैं इसको, चालुक्य शैली भी जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक है, जो महाराष्ट्र के एलोरा के मंदिर हैं, ऐहोल के जो मंदिर हैं, नासिक का जो आपका त्रयंबकेश्वर जो आपका मंदिर है, वो किस शैली में बना है, आपका बेसर शैली। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं बेसर शैली के बारे में। सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना है कि नागर शैली एवं द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है ना बेटा। नागर शैली एवं द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। ठीक है, इसका रूप नागर शैली जैसा तथा विन्यास द्रविड़ शैली जैसा होता है ना। रूप नागर शैली जैसा तथा विन्यास कैसा होता है, द्रविड़ शैली जैसा होता है। कैसे, आप देखो इसको, इस मंदिर को, ये जो शिखर होता है ये ऐसा शंक्वाकार रहता है और गोलाकार रहता है, ऐसा है ना, अर्ध गोलाकार या गोलाकार जैसा भी आप बोलो, जैसे कि नागर शैली के मंदिर रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। ठीक, लेकिन साथ में सीढ़ी नुमा भी होता है। तो ये देखो, नागर शैली का भी इसमें आपका जो आपका नागर शैली का प्रतीक के रूप में ये भी दिखाई देता है और द्रविड़ शैली के प्रतीक के रूप में भी ये दिखाई देता है। दोनों का जो है आपका मिक्स्ड जो है वो फॉर्म है क्या, आपका बेसर शैली। तो आधार से शिखर, आधार से शिखर नागर जैसे वृत्ताकार तथा द्रविड़ जैसे, मतलब द्रविड़ शैली जैसे, नागर जैसे वृत्ताकार तथा द्रविड़ शैली जैसे सीढ़ी नुमा होता है। तो दोनों के प्रतीक मिल गए, इसमें दोनों के खासियत आ गए। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि भारत में इस प्रकार के मंदिरों की संख्या कम है ना। नागर शैली और द्रविड़ शैली की तुलना में बेसर शैली के मंदिर जो है वो आपके कम हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे दो प्रमुख उदाहरण मैं लिख दे रहा हूँ। एक याद रख लेना, नासिक का त्रयंबकेश्वर मंदिर कहाँ है, नासिक महाराष्ट्र में, है ना। तो नासिक का जो आपका त्रयंबकेश्वर मंदिर है वो बेसर शैली का अच्छा उदाहरण है। जो एलोरा के मंदिर है, खास करके महाराष्ट्र के मंदिर देखने को मिलते हैं ऐसे। ठीक है, महाराष्ट्र, थोड़े से कर्नाटक के भी। ठीक है, तो एलोरा के जो आपके मंदिर हैं वो किस शैली में बने हैं, आपके बेसर शैली। तो आई होप इस क्लास से आप अच्छे समझ पाए होंगे कि मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ होती हैं, ठीक है, नागर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली क्या होती है और बेसर शैली क्या होती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।